बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की अमन दुश्मनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां। मुख्तलिफ अजला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में फितना और हिंदुस्तान के 17 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक 24 मई की ट्रेन वाक़े के बाद मस्तूंग, नौशकी, जहरी, खुजदार और केच में कार्रवाइयां की गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुतादिद दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया। मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्दों से तैयार शुदा IEDs भी बरामद की गई। इलाके को दहशतगर्दों से मुकम्मल पाक करने के लिए क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशंस जारी हैं। जंग बंदी के बावजूद लिबनान पर इस्राएली हमले। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू की क्लास ले ली। ट्रंप की शदीद गुस्से में हंगामी फोन कॉल, नेतन्याहू को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप ने इस्राएली वजीर आजम से कहा, तुम्हारी वजह से दुनिया इस्राएल से नफरत करती है। मैं ना होता तो तुम जेल में होते और लोग तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देते। बैरूत पर हमला किया तो इस्राएल मजीद तन्हा होगा। गुज़श्ता रोज इस्राएली वजीर आजम ने बैरूत पर हमले का हुक्म दिया तो ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात मुअत्तल करने का ऐलान किया था। तुम पागल हो, नाशुक्रे हो, वो शख्स हो जिससे दुनिया नफरत करती है। बस बहुत हो गया, अब और नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू को औकात याद दिला दी। बार बार कहने के बावजूद लेबनान पर हमले जारी रखने पर ट्रंप नेतन्याहू पर आग बगूला। इस्राएली वजीर आजम को फोन किया और खूब झाड़ पिलाई। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप ने नेतन्याहू की खूब क्लास ली। कहा, मैं ना होता तो तुम जेल में होते, लोग तुम्हारी चमड़ी उतार देते। पूरी दुनिया तुमसे और इस्राएल से नफरत करती है। अब भी अगर बैरूत पर हमला किया तो इस्राएल मजीद तन्हाई का शिकार होगा। रिपोर्ट के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू में ट्रंप चीखे जा रहे थे और नेतन्याहू बस ओके ओके करता रहा। अमरीकी सहाफी बाराक राविद ने भी ट्रंप के हाथों नेतन्याहू की छितरोल की कहानी दुनिया को सुनाई। डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली वजीर आजम को बैरूत पर हमले के मंसूबे से सख्ती से रोक दिया। ये ऐसे वक्त में हुआ कि जब ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात मुअत्तल करके इस्राएल पर मिसाइल हमलों और बाबुल मंदब को भी आबनाए हुर्मुज़ की तरह बंद करने की धमकी दी है। इस्राएल ने लेबनान पर हमले ना रोके तो ईरान ना सिर्फ अमेरिका से मुज़ाकरात रोक देगा बल्कि इन हमलों के खिलाफ मजबूती से खड़ा होगा। ईरानी पार्लिमान के स्पीकर बाकिर कालिबाफ की लेबनान हम मनसब को यकीन दहानी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, ईरानी मुसल्लह अफवाज के सब्र की भी एक हद है, लेबनान में जारियत को मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने अक़वाम मुत्तहिदा पर शदीद तनकीद की। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा ने लेबनान के इशू पर सिर्फ तशवीश का इजहार करके अपनी जान छुड़ा ली है। सलामती काउंसिल को तशवीश और उमूमी फैसलों से आगे बढ़ना होगा। ईरानी मुश्तरका फौजी कमांड के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा, अमरीका चंद मिनट के लिए भी आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल खत्म ना कर सका। ईरानी फौज तमाम मुमकिना हालात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरानी फौज के सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल असदी ने कहा, अमरीका के साथ दोबारा जंग नागुज़ीर है। हमारे पास बहुत ऑप्शंस मौजूद हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करेंगे। मुझे देश निकाला क्यों दिया गया, जेलों में क्यों डाला गया, क्यों मुझे मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, आपने ऐसा क्यों होने दिया, कसूर आपका भी है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के गिलगित बल्तिस्तान की आवाम से गिले शिकवे। बोले, काम करने का मौका दिया जाता तो आज मसाइल खत्म हो चुके होते। जितने मंसूबे लगे वो हमने लगाए, किसी पार्टी ने यहाँ एक ईंट नहीं लगाई। सियासी जमातें बताएं तरक्याती काम क्यों नहीं हुए। वादा किया कि GB में हमारी हुकूमत बनी तो नामुकम्मल मंसूबे खुद मुकम्मल कराऊंगा। किसी मैं पार्टी या हुकूमत के खिलाफ नहीं बात करना चाहता, लेकिन मेरा दिल चाहता कि मैं पूछूं उनसे कि आपको इस मुल्क की हुकूमत का मौका मिला, आपने इस इलाके को क्यों इतना इग्नोर किया, नजरअंदाज किया। कहाँ लगाया वो पैसा? यहाँ अस्पताल बनाए तो हमने बनाए, बिजली के कारखाने लगाए तो हमने लगाए। किसी और पार्टी का नाम लेके किसी ने यहाँ पे ईंट भी रखी हो शहबाज साहब को भी कहूंगा और मैं मरियम को भी कहूंगा, दोनों यहाँ आए, कह रहे कि जी हमें पैसा जो है वो डिविजिबल पूल से मिलना चाहिए। 2017 की अगर कमेटी हमने बनाई थी तो इस काम को हल करने के लिए बनाई थी। अगर बनाई थी तो इंशाल्लाह उसको पाया तकमील तक भी हम ही पहुंचाएंगे। मुझे आपने देश निकाला कई दफा दिया है, मुझसे गिला ना करो। ये गिला मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये कसूर आपका भी है कि आपने मुझे से बंदे को देश निकाला क्यों होने दिया, क्यों मुझे मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा, क्यों जेलों में डाला गया। हम इंशाल्लाह सारे स्टेक होल्डर्स को बैठाएंगे और बैठा के इंशाल्लाह इसका हतमी फैसला करेंगे जो इंशाल्लाह आपके इंटरेस्ट में होगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मरकज है
इसको तो बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर जो डैम बनाना था हमने अमीर बादशाह, वो उसके लिए मैंने अपने ज़माने में 100 अरब रुपया दिया था ज़मीन खरीदने के लिए। ज़मीन मौजूद है, डैम आज तक नहीं बना। बाबा डैम भी था एक। वो कहता था कि मैं रिटायर होकर उस वहीं बैठ दूंगा कैंप लगा के। मैंने 2-3 बंदे भेजे, मैंने कहा जाओ कैंप तलाश करो कहाँ है। तो वापस आए, मेरा कहीं कैंप नहीं मिला। जुल्फिकार अली भुट्टो ने एटम बॉम्ब, बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल प्रोग्राम का तोहफा दिया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक मिलके दिलाएंगे। 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात भी दिलवाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का स्कर्दू में जलसे से खिताब। कहा, जब तक इस्लामाबाद नहीं मानेगा गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं। हमारा मुकाबला किसी सूबे से नहीं, आलमी सतह पर है। आज एक मेहमान गिलगित आया है, कहीं बुरा ही ना मान जाए। जो इस मुल्क का मिलिट्री माइट है, उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किरदार अब सबके सामने है। एटम बॉम्ब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें दिया, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दिलवाई थी। आज एक मेहमान आया है गिलगित पे, वो बुरा ना माने। कोई वजीर आया था, वो कह रहा था कि मेरा दाएं हाथ का काम है, मैं 100 मेगावाट। प्रोफेसर साहब खुश हो रहा है ये कह के कि मेरा दाएं हाथ की तेरा दाएं हाथ का काम था, तूने किया क्यों नहीं अभी तक? कोई इस्लामाबाद में बैठा हुआ बाबू नहीं, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम खुद अपना बिजली पैदा करेगा, फिर हम इस्लामाबाद को बेचेंगे। मैं किसी और सूबा से मुकाबला ही नहीं करता हूँ, मैं आलमी सतह पे मुकाबला करता हूँ। हमारा सियासी जमातें ऐसे हैं, वो सीधे इस पे पहुंच जाते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को खत्म करो। साजिशें करते रहे, इनकी साजिशें नाकाम होंगे। माली साल 2026-27 का विफाकी बजट कब पेश होगा? विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने समा को बता दिया। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए कहा, बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। तारीख इसलिए बढ़ाई गई कि मुशावरत हो सके। विफाकी बजट से पहले कोई कानून साजी नहीं हो रही। विफाकी वजीर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर और सुहेल आफरीदी ग्रुप में कशीदगी बढ़ गई है। हम मुदाखलत करें तो सुहेल आफरीदी की हुकूमत 2 दिन में गिर जाएगी। जो पहली प्रपोजल थी वो 5 जून की थी और अब जो है बजट वो 10 जून को आ रहा है इंशाल्लाह। कोई कानून साजी बजट से पहले नहीं हो रही और सिर्फ मैंने आपको बताया है कि मुशावरत के लिए ये तारीख जो है चंद दिन आगे की गई है। जो इत्तेहादी हुकूमत होती है वो बजट में उसकी 2 मजबूरियाँ होती हैं, एक बजट तैयार करना, फिर अपने इत्तेहादियों को राज़ी करना। अली अमीन गंडापुर ग्रुप और जनाब सोहेल आफरीदी ग्रुप, इनके अंदर अब लड़ाई और कशीदगी इस कदर बढ़ गई है। आज अगर हम इसमें ज़रा सा भी कोई नकब लगाने की कोशिश करें तो सोहेल आफरीदी साहब की गवर्नमेंट जो है 2 दिन में गिर जाएगी, 2 दिन में। जब तक अडयाला जेल से हुक्म नहीं आ जाता, सूबा का वजीर आला मैं ही रहूंगा। सुहेल आफरीदी के अडयाला रोड फैक्ट्री नाके में मीडिया टॉक। कहा, पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, ये सब प्रोपेगेंडा है। ये 5 के बजाय अब 10 जून को बजट पेश करेंगे। नया बजट आवाम का खून चूसेगा। अडयाला जेल से जब तक पैगाम नहीं आएगा तब तक इंशाल्लाह ताला मैं वज़ीर आला ही। ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक और ये बाकी सारी चीजें हैं ये प्रोपेगेंडा है। आने वाला है वफाकी बजट जिसमें जो है पाकिस्तानियों का एक दफा फिर खून चूसा जाएगा। तभी मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनसे तवज्जो हटाने के लिए। ये अभी बजट पेश नहीं कर सके। आज जो है ये 5 तारीख को बजट पेश कर रहे थे, अभी 10 तारीख को हो गए। पेट्रोल की कीमतों बढ़ाने के अलावा इनके साथ ना कोई फॉरेन पॉलिसी है, ना कोई इकोनॉमिक पॉलिसी है, ना कोई इंटीरियर पॉलिसी है। इनके साथ कुछ भी नहीं है, सिर्फ पेट्रोल बढ़ाने के अलावा। हमारा बजट हम जाने और हमारी आवाम जाने खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन वफाकी बजट जो है उसका इम्पैक्ट खैबर पख्तूनख्वा पर भी पड़ेगा, पंजाब पर भी पड़ेगा, कराची पर भी पड़ेगा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर पर, इन सब पर पड़ेगा। आप सब ने जो है अपना फोकस वफाकी बजट पर रखना है क्योंकि ये आप पर एटम बम गिराने वाले हैं। वजीर आला सुहेल आफरीदी अडयाला जेल के बाहर बजट की बात कर रहे थे, लेकिन अलीमा खान टोकती रही। साफ कह दिया, सुहेल आफरीदी साहब, आप सूबे का बजट पेश करने से पहले कह दें कि पहले बानी से मुलाकात कराई जाए। सहाफी जब सुहेल आफरीदी से सवाल करने लगे तो अलीमा खान ने बोलने न दिया। गिलगित बल्तिस्तान में जारी सियासी जमातों की इलेक्शन मुहिम पर भी तनकीद की। मैं आपको कहूंगी, आप कहें इनको, आप फोकस रखो।
खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए ये उनका हक है। हमने आवाम दोस्त बजट इंशाल्लाह ताला पेश करना है, क्योंकि ये खैबर पख्तूनख्वा के आवाम का हक है। अभी एक सेकंड, क्या पूछना चाहते हो कि इनकी पॉलिटिकल पीटीआई के अंदर की मीटिंग्स क्या हो रही हैं? आप इमरान खान से डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हो? यहाँ फोकस अगर रख सकते हो, नहीं तो हमारी मर्जी अगर हम जवाब दें कि ना दें। और सोहेल अफरीदी साहब आप ही कहें इनको, मैं आपको कहूँगी आप कहें इनको कि आप अपने लीडर की, ये इन्होंने यहाँ पहुँचा दिया बात इमरान खान की। आप मुलाकात तो छोड़ें, आप बजट क्यों पास करें? इस इमरान खान से मुलाकात पहले करें। इमरान खान ने पिछले साल भी कहा था अगर आज मुलाकात नहीं होती, सोहेल अफरीदी साहब अगर आज मुलाकात नहीं होती, पिछली दफा भी नहीं हुई, तो उसके बाद क्या स्ट्रेटजी होगी आप? सीधी सी बात, एक सेकंड, आप फोकस रखो। अच्छा ये बता दें, इनकी इलेक्शन के हवाले से नवाज शरीफ वहाँ पर मौजूद है, बिलावल भुट्टो। इनसे छोड़ो, मैं तुम्हें बता देती हूँ। ये वहाँ पे पूरा गिलगित बल्तिस्तान खड़ा है इमरान खान के लिए। अब जाके ये वहाँ जो मर्जी छलांगे मार ले, कोई फर्क नहीं पड़ना। एक सेकंड, चुप, मैं बात कर रही हूँ। आप फोकस रखो।